everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations and I'm श्वेता। आज हम पढ़ने वाले हैं important general awareness questions of DRCCL। DRCCL के questions important questions करने वाले हैं। आज है day 15। अभी तक हमने 14 क्लासेस कर लिया है। 14 क्लासेस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको 14 क्लासेस मिल जाएंगे। राइट एवरीवन। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे देखना, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ अमरकंटक। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन समझना। यहाँ पे अमरकंटक से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक हिल से जो रिवर ओरिजिनेट होती है उसका नाम क्या है। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत फेमस रिवर है। कौन सी है? नर्मदा रिवर है। राइट, इट्स नर्मदा रिवर। यहाँ पे हम बात करेंगे अमरकंटक हिल। अमरकंटक हिल कहाँ पे है? ये मैकाल रेंज में है। मैकाल रेंज से अमरकंटक हिल में है। और अगर हम बात करेंगे ये अमरकंटक हिल, मैकाल रेंज, ये सारे के सारे कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। राइट, मध्य प्रदेश में है। एंड यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो लार्जेस्ट सन रिवर है ना, सन रिवर जो है लार्जेस्ट साधारण ट्रिब्यूटरी है। किसका ट्रिब्यूटरी है ये? गंगा का। ओके, और इसकी जो ओरिजिन है ये भी अमरकंटक के पास में से ही होता है, मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया है ना। दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे। जो यहाँ पे हिल अमरकंटक से जो ओरिजिनेट हो रही है रिवर, वो है नर्मदा रिवर। और वो अमरकंटक कहाँ पे है? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे हम सन रिवर की बात भी कर रहे हैं कि सन रिवर जो है साधन पार्ट की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है? गंगा की है। और वो जो ओरिजिनेट होती है अमरकंटक के पास में से ही होती है, मध्य प्रदेश में। राइट, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड देखना, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू रिव्यू एनी डिसीजन और ऑर्डर गिवन बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया है? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से आर्टिकल है जिसके थ्रू पार्लियामेंट अपना रिव्यू दे सकती है। ओके, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना रिव्यू दे सकती है अगर पार्लियामेंट में कुछ डिसीजंस हो गया है, कुछ भी हो गया ना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसके पास ये पावर है ताकि वो रिव्यू कर सकता है, डिसीजंस बदल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 137 है। इसके थ्रू जो क्या है, इसमें स्पेशल पावर्स है। That Supreme Court to review any judgment made by the Parliament, right? क्या समझ में आ गया? यहाँ पे आर्टिकल 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है जो जो क्या कर सकती है? रिव्यू कर सकती है। जो भी पार्लियामेंट का जो भी जजमेंट हो, कुछ भी हो, वो रिव्यू कर सकती है। आर्टिकल 137 में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक स्पेशल पावर है। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट देखना, एम्परर अशोका वाज द रूलर ऑफ विच किंगडम। क्या हमको अशोका के बारे में नहीं पता है? पता है ना। एम्परर अशोका was the ruler of which kingdom? Mauryan dynasty से belong करते हैं। बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, मौर्यन डायनास्टी से बिलोंग करते हैं एम्परर अशोका। अगर हम इनकी बात करेंगे, इनका जो मौर्यन डायनास्टी का फाउंडेशन किसने किया था?
चंद्रगुप्ता मौर्य, राइट। एंड अगर नेक्स्ट देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का सन कौन थे? बिंदुसार थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोका था। ओके, सो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, इनका जो है ग्रैंडसन है अशोका। ओके, याद रखनी है कौन है अशोका? चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन है, बिंदुसार का सन है। ओके, एंड यहाँ पे हम अशोका की बात करेंगे। इन्होंने एक बड़ा सा वॉर लड़ा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी है? कलिंगा वॉर। और ये कौन सी ईयर में हुई थी? 261 BC में हुआ था, राइट। एंड इन्होंने जो है बुद्धिस्ट काउंसिल भी प्रिसाइड किया था। एक बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी थी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। 250 एंड 251 के बीच में ये हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ये बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रिसाइड किया है किंग अशोका ने, याद रखनी है। ओके, सो चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। और यहाँ पे ये थर्ड, यहाँ पे याद रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एम्परर थे ऑफ मौर्यन डायनास्टी। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखना, सांची मॉन्यूमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड इन इंडियन बुद्धिस्ट स्तूपा, इन विच इज दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड? सो सांची, पता है ना, सांची के मॉन्यूमेंट जो सबसे बेस्ट कहा जाता है बुद्धिस्ट में, सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? पता है ना आप सारे लोगों को, सांची स्तूपा विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, राइट। कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में है। ओके, सो इसकी जो बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है ना, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के लिए ये है। ओके, सांची मॉन्यूमेंट एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे इसको जो है ना हिल टॉप यानी ऊंची स्थल में इसको बनाया गया है, हिल टॉप के ऊपर। ओके, और कौन से प्लेस में बनाया गया है? रैसन में बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, रैसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल है, राइट, यू ऑल नो। एंड याद रखनी है, रैसन डिस्ट्रिक्ट में सांची मॉन्यूमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं। इन विच ईयर द जल जीवन अभियान वॉज लॉन्च्ड? सो यहाँ पे एक स्कीम या एक कैंपेन के बारे में बात हो रही है, जल जीवन अभियान के बारे में। इसको हर घर जल का कैंपेन भी कहा जाता है। ओके, हर घर जल। सो इसको लॉन्च कौन से ईयर में किया गया है? तो वो 2019 में किया गया था। ओके, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इस कैंपेन को अगस्त 2019 में। सो इसका मेन इंटेंशन या इसका मोटो क्या है इस कैंपेन का? तो यहाँ पे देखना, सो यहाँ पे जो भी रूरल एरिया से ये सारे एरियाज को, एवरी हाउस होल्ड को, ओके, एवरी हाउस होल्ड को ये क्या देना चाहते थे? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना चाहते थे। और किस तरह से देना चाहते थे? कि हर घर में एक टैप प्रोवाइड करना चाहते थे। ओके, सो ये टैप के थ्रू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहते थे। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये कौन से साल तक इसको अचीव करना चाहते थे? 2024 तक। ओके, इसको अचीव करना चाहते थे। 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया, ओके, या लॉन्च किया गया है। 2024 तक इसको अचीव करने का टारगेट रखा है कि हर घर में, यहाँ पे रूरल की बात कर रही है। ओके, सो टैप से के थ्रू म्युनिसिपल वाटर सारे के सारे लोगों को मिलने का टारगेट है। अगर हम बात करेंगे आपके घर में, आप कमेंट करके बताना। ओके,
क्या आपके घर पे म्यूनसिपालिटी टैप का वाटर आती है? आप क्या रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन एरिया में रहते हो? क्या आपके घर पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का टैप है क्या? आप कमेंट करके बताना। अगर मेरी बात किया जाए तो मैं अर्बन एरिया में रहती हूँ और मेरे घर में जो है टैप वाटर है म्यूनसिपालिटी का, जहाँ से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आती है। क्या आपके घर पे है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे which sports award is given to honor the coaches who consistently do excellent and commendable work to enable the players to give excellent performance in international level competitions? So यहाँ पे बस क्वेश्चन छोटी सी है, समझ लो। सो कोचेस को देने वाली अवार्ड कौन सी है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। कोचेस को जो अवार्ड देते हैं वो अवार्ड कौन सी है, बस क्वेश्चन इतनी सी थी। ओके, सो कौन सी है, यहाँ पे हम कौन से अवार्ड जो है कोचेस को देते हैं? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दिया जाता है कोचेस को। सो अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो कौन से साल में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1985 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, यानी तब से इसको देना शुरू किया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड को 1985 से। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे इस साल 2021 में अभी तक द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं दिया गया। सो लास्ट टाइम जो दिया गया था वो 2020 में दिया गया था। सो लाइफ टाइम कैटेगरी के अंडर इन लोगों को जो है अवार्ड दिया गया। ओके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको याद रखनी। ओके, श्री जूडे फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी में दिया गया है। श्री योगेश मालविया को मलकाम को दिया गया है। श्री जसपाल राणा को शूटिंग में दिया गया है। श्री कुलदीप कुमार हांडो को वुशु में दिया गया है। सो ये सारे के सारे जो है कोचेस है, नॉट द प्लेयर्स, दे आर द कोचेस। कोचेस है ये, ठीक है। एंड हियर सो इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में है, लाइफ टाइम कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। सो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इतने सारे आप याद भी नहीं कर पाएंगे। सो फोकस करिए इन चारों पे। ओके, एंड लास्ट 4 ईयर्स से है ना, लास्ट 4 ईयर्स से मोर देन 100 मेंबर्स को, 100 कोचेस को, यहाँ पे मोर देन 100 कोचेस को दिया गया है ये अवार्ड। और स्टार्ट कब हुआ था? 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड देना शुरू किया गया है, याद रखनी है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग विच रीजन ऑफ द Which dynasties were the fort of Golconda built? So यहाँ पे क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन इतनी सी है कि गोलकोंडा फोर्ट जो है कौन सी डायनास्टी के टाइम पे बनाया गया था? ओके, अंडरस्टैंड। सो कौन सी डायनास्टीज के टाइम पे इसको बनाया गया है? काकतीयास के द्वारा। सो काकतीयास कहाँ पे रहते थे, पता है आप लोगों को? सो काकतीयास जो है वारंगल को काफ़ी ज़्यादा रूल किया है इन लोगों ने। ओके, वारंगल को, ओके, वारंगल कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ओके, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट। एंड यहाँ पे हम गोलकोंडा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में है। राइट, हैदराबाद तेलंगाना में है गोलकोंडा। ओके, सो यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है सिटाडल। सो यहाँ पे हमने देखा था ना, क्या देखा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा है सिटाडल के बारे में। सो सिटाडल का मतलब क्या होता था वहाँ पे? आई मीन सेम मीनिंग होती है कहीं पे भी। सो यहाँ पे सिटाडल जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि सिटाडल का मतलब क्या होती है, जो एक ऊंची स्थल पे, सपोज ये एक माउंटेन है तो यहाँ पे जो ऊंची स्थल में बनाया गया है, जहाँ पे जो हाई क्लास के लोग रहते हैं, ओके, सो उसको कहा जाता था सिटाडल। सो यहाँ पे ये गोलकोंडा फोर्ट भी एक सिटाडल है। वो कितने ऊंचे स्थल में है? अप्रॉक्सीमेटली 120 मीटर्स, मैं अप्रॉक्सीमेटली कह रही हूँ 120 मीटर्स के हाइट में इसको बनाया गया है गोलकोंडा फोर्ट को। राइट,
समझ में आ गया है ना। अगर हम बात करेंगे कौन सी सेंचुरी में इसको बनाया गया है, 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, राइट। सो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। So next देखना, Dash was the chairman of advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas of the Constituent Assembly of India. So question क्या है, मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, हाँ कि नहीं। लास्ट वीक में ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, चेयरमैन जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हेड थे ना, सो यहाँ पे हेड या चेयरमैन, जैसे कि हमारे जो भी थे ना, ड्राफ्टिंग कमेटी था, स्टीयरिंग कमेटी था, ऐसे ही ये एक एडवाइजरी कमेटी थी। इसका भी हेड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, शायद आपको याद हो। तो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो वल्लभ भाई पटेल वाज द चेयरमैन और हेड ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, जो ये सारी चीज़ों को हेड करते थे वल्लभ भाई पटेल। ओके, अगर आप सारे के सारे पढ़ना चाहते हो, जो मैंने जो भी हेड्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी कमिटीज़ बनाए गए थे उनके हेड पढ़ना चाहते हो, तो आप वो क्लासेस देख लीजिए, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, तो चलो इतनी सी बात याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमिटीज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। डैश वाज अ पोएट एंड मिनिस्ट्री इन द कोर्ट ऑफ किंग समुद्रगुप्ता। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, समुद्रगुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो समुद्रगुप्ता कौन से डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, तो गुप्ता डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डैश वॉज अ पोएट एंड मिनिस्ट्री इन द कोर्ट ऑफ किंग समुद्रगुप्ता। सो कौन थे, जो पोएट भी थे और इनके कोर्ट में मिनिस्टर भी थे, तो वो कौन थे, कौन थे, हरिसेना। हरिसेना was the court poet of समुद्रगुप्ता। अगर हम गुप्ता डायनास्टी के बारे में बात करेंगे तो फाउंडर कौन थे, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी, वो थे श्रीगुप्ता, राइट। सो यहाँ पे हम बात करें हरिसेना के बारे में। सो इनके बारे में बात करेंगे तो ये एक संस्कृत पोएट है। ओके, कौन है, संस्कृत पोएट है। इन्होंने जो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त की जो ब्रेवरी के बारे में इन्होंने एक पोयम लिखा था। ओके, सब कुछ इनके बारे में डिस्क्राइब करते हुए, इनकी ब्रेवरी हो, इनके जो वॉर से, ये सब कुछ डिस्क्राइब इन्होंने एक पोयम में लिखा था। और यहाँ पे देखना, और जो समुद्रगुप्त है ना, इनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है। क्या है, इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पे है ये इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद के पिलर पे है, ठीक है। इलाहाबाद पिलर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हु इज़ द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, इन विच पिलर इज इट, समुद्रगुप्त के बारे में कौन से पिलर में इंस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इलाहाबाद पिलर में दिया गया है, ये याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ब्लैक होल ट्रेजेडी एंड द बैटल ऑफ प्लाजी। ओके, सो यहाँ पे देखना, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, बैटल ऑफ प्लाजी क्या है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, अभी समझेंगे। सो यहाँ पे देखना, ब्लैक होल ट्रेजेडी ये 1756 में हुआ था। कब हुआ था, 1756 में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बैटल ऑफ प्लाजी। सो ये कब हुई थी बैटल ऑफ प्लाजी, 1757 में। सो यहाँ पे देखना, हमारे जो नवाब थे, कौन थे, सो बंगाल के नवाब कौन हुआ करते थे, सिराज उद दौला। तो ये कौन थे नवाब हुआ करते थे,
ऑफ बंगाल। सो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। सो इन्होंने क्या किया है, सो यहाँ पे शाहजहान के बारे में भी समझते हैं। सो शाहजहान जो थे ना, इन्होंने EIC का मतलब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव पावर्स दिया था। ओके, एक्सक्लूसिव पावर्स दिया था। ओके, तो जब दिया गया है, इन्होंने जो है मिसयूज किया गया था। ओके, सो यहाँ पे जब ये एक्सक्लूसिव पावर्स दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहान ने, सो यहाँ पे इन्होंने किस तरह से मिसयूज किया बोले तो यहाँ पे इन्होंने टैक्सेस जो पेमेंट था, टैक्स का पेमेंट बंद कर दिया था, टैक्सेस का पेमेंट नहीं दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिराजुद्दौला ने क्या किया है, इनका जो ब्रिटिशर्स का जो फोर्ट था, कौन सा था वो फोर्ट, विलियम्स फोर्ट। सो इस फोर्ट को क्या किया है, इन्होंने कैप्चर किया है। ओके, और यहाँ पे जो सोल्जर्स हुआ करते थे ना, ये फोर्ट में जो सोल्जर्स थे, कितने सोल्जर्स थे यहाँ पे, 146 सोल्जर्स थे। सो इन 146 मेंबर्स को जेल में डाला, और इस जेल में क्या है ना, ओनली 6 मेंबर्स का जेल था यहाँ पे, और 6 मेंबर्स की जेल में इन्होंने 146 सोल्जर्स को कैप्चर करके इस जेल में डाला। तो सफोकेशन की वजह से क्या हुआ था, 123 मेंबर्स एंड यानी यहाँ पे 123 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी सफोकेशन की वजह से। सो ये थी क्या थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। सो यहाँ पे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसकी जो है परिणाम है बैटल ऑफ प्लासी। सो ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद हुआ था, क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। सो देखना 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून ऐसे हुआ था। किस के बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन हेड कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव। सो रॉबर्ट क्लाइव इस जो भी बैटल है इसको लीड कर रहे थे। ओके, रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, सिराज उल दौला। सो इस बैटल में क्या हुआ है, सो सिराज उल दौला है, इनके जो चीफ थे ना, कौन थे, मीर जाफर, इन्होंने चीट किया है इनको। ओके, और इस बैटल में जो है इनके जो बेटा था, कौन था, सन कौन है, मिरान, इन्होंने जो है सिराजुद्दौला को मार दिया। और क्या हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे हो गई थी जीत। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो कहाँ पे हुआ था ये बैटल ऑफ प्लासी में हुआ था, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, कौन से रिवर के पास में, भगीरथी में हुआ था, खालकटा के पास में। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, सो ये बैटल हो जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव, ओके, ये हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे मीर जाफर जो उनके मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया है, ये बन गए थे बंगाल के नवाब। अभी नवाब कौन बन गए हैं, मीर जाफर बन गया था। ओके, इन्होंने यहाँ पे सिराजुद्दौला तो मर गए थे, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रिटिशर्स जो है उनका यहाँ पे जीत होने के बाद इनका प्रेस्टीज यहाँ से बढ़ गया है। ओके, इनका प्रेस्टीज का इंक्रीज हुआ है। देन कौन सी आती है, देखते हैं। अभी यहाँ पे हो गया है बैटल ऑफ प्लासी, एंड इसके बाद बन गया है मीर जाफर जो है बन गया है नवाब ऑफ बंगाल। तो इसके बाद कहानी क्या हुआ है अभी देखेंगे। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाने के बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बन गया। यहाँ पे अगला आता है द बैटल ऑफ बक्सर। ये कौन से साल में हुई है, 1764 में
ओके, कौन से साल में? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। सो ये किस किस के बीच में हुआ है? अगेन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, सो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस तरफ, और दूसरी तरफ कौन है? मीर जाफर। सो मीर जाफर कौन है यहाँ पे? नवाब थे बंगाल के, और ये अकेले नहीं लड़ रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पे कंबाइंड आर्मीज थे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे और कौन थे? मीर क्वाजिम नवाब थे, ये भी बंगाल। ओके, देन यहाँ पे कौन था? नवाब ऑफ अवाध, अवाध का नवाब भी थे। ओके, और इनका नाम क्या था? शुजा-उद-दौला। और मुगल के सो मुगल के एम्परर भी थे यहाँ पे, एक आलम शाह टू थे, और यहाँ पे इनको कंपनी दिया है कौन? राजा बलवंत सिंह। सो ये सारे के सारे लोग थे। ये कौन से किंगडम के राजा थे? काशी के। ओके, सो ये सारे लोग, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ पे क्या लड़ाई हो रही थी? बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जा रही थी। ओके, और ये यहाँ पे बिहार में लड़ी जा रही थी। कौन से रिवर के पास में? गंगा के पास में। ओके, अभी क्या हुआ है? अगेन यहाँ पे बैटल ऑफ प्लाजी के बाद अगेन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हो गया था। किसका जीत हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हो गया है। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया है? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा को यहाँ पे क्या किया है? पूरी तरह से जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया है। ओके, कैप्चर कर लिया है। सो यहाँ पे इनके पास अभी कौन सा पावर्स आगे है? अभी इन्होंने जो है पूरी तरह से बंगाल, बिहार एंड ओडिशा को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। सो इनके पास जो है रेवेन्यू जनरेशन का पावर आ गया है। ओके, रेवेन्यू जनरेशन का पावर, एंड साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन, ये दोनों पावर्स इनके पास आ गए हैं। रेवेन्यू जनरेशन एंड टैक्स कलेक्शन का यहाँ पे इनके पास पावर आ गया है। सो अभी क्या हो गया है? पूरी लड़ाई हो गई, हो जाने के बाद यहाँ पे 1765 में 12 अगस्त को यहाँ पे कौन सी ट्रीटी का साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पे साइन किया गया था। ओके, सो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लाजी में हेड कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। सो यहाँ पे इस बैटल को, बैटल ऑफ बक्सर को हेड कौन किया है? हेक्टर मुनरो। ओके, सो इन्होंने जो है किया था। ओके, सो ये है। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे तो कब हुआ था? तो 1764 के 22 एंड 23 अक्टूबर को ये बैटल ऑफ बक्सर जो है हुई थी। ओके, सो यहाँ पे याद रखनी है एक चीज़, क्वेश्चन ये पूछा जाता था, पूछी जा सकती है कि कब हुआ है, देन साल याद रख लेंगे, डेट याद रख लेंगे, और यहाँ पे और क्वेश्चन कौन सी आती है कि कौन सा ट्रीटी की साइन हुआ था? वो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और किस किस के बीच में हुई थी, और क्या क्या कैप्चर किया गया है? तो बंगाल, बिहार एंड ओडिशा को कैप्चर किया गया है। सो यहाँ पे ये जो है मीर जाफर एंड यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और इन सारे लोगों ने जो है इनको सपोर्ट भी किया था। ठीक है, सो पूरी तरह से ये सारे लोगों का जो है हो गया है कहानी खत्म। ओके, सो चलो इतना ही रखते हैं, आज का क्लास हो गया है। सो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सारे के सारे लोग क्या करेंगे, अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, एंड साथ ही साथ अगर सेशन अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिए, एंड आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द सेशन,
एंड यहाँ पे हमारा स्लोगन क्या है, हमारा क्लास का स्लोगन क्या है, आई कैन एंड आई विल। ओके, सो आप कर सकते हो एंड आप इतना काबिलियत रखते हो कि आप कर सकते हो। ओके, मैं आपको आज से क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको ये क्लासेस जो भी जनरल नॉलेज के है या जनरल अवेयरनेस, ओके, बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है वही पढ़ाऊँगी। ओके, सीरियसनेस लेके आइए। ओके, आप कर सकते हो एंड आप इतना काबिलियत रखते हो, ठीक है ना। ओके, आई कैन एंड आई विल को रिपीट करते जाइए। ओके, ये आपकी मोटिवेशन को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करेगा, ठीक है ना। आप कर सकते हो, मैं विश्वास करती हूँ। जो लोग डेली क्लासेस देख रहे हो, लिख रहे हो, और भी चीज़ें जो है, मॉक टेस्ट जो है आप लगा रहे हो, आपका सिलेक्शन आज ज़रूर होगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। तो चलो, कल मिलते हैं शार्प 7 PM को, ओके, सेम क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय।